Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ सुपर एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम 11th के साइंस को शुरुआत करने वाले हैं। तो 11th के साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप सोचोगे फिजिक्स में कहानी कैसे आई? तो दोस्तों, हमें फिजिक्स ये बोरिंग वे से नहीं सीखना है, हमें अभी फिजिक्स कंसेप्चुअल और इजी वे में सीखना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। तो चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट कहानी है। तो दोस्तों, मान लो ये एक रोहित भाई है और इधर एक मोहित भाई है। ये चेस खेल रहे हैं और यहाँ विराट भाई बैठे हैं। विराट भाई को चेस के बारे में कुछ भी अगर पता नहीं है, चेस के क्या रूल्स है, क्या लॉज है, ये उन्हें कुछ पता नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, चेस का गेम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी रोहित भाई अपनी कुछ चाल चलेंगे और मोहित भाई अपनी कुछ चाल चलेंगे, विराट भाई देख रहे हैं। तो रोहित भाई ने देखा, यार प्यादा एक घर चला, चलो ठीक है, उन्हें समझ में आ गया। मोहित भाई ने देखा, घोड़ा तो 2.5 घर चला, उन्होंने भी देखा, कुछ समझ में आया। विराट भाई समझ रहे हैं, गेम ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, गेम ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे। फिर उन्हें कुछ ध्यान में आया कि ऊँट तो यार टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। फिर उन्हें कुछ समझ में आया, रानी तो कैसे भी चलती है, और कुछ समझ में आया, प्यादा बस सीधा चलता है और काटने के टाइम टेढ़ा काटता है। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद में जब खुद विराट भाई चेस खेलने बैठे, तो चेस खेलते वक्त उन्होंने जो सीखा था, उन्होंने जो लॉस को समझा था, वो लॉस क्या करेंगे, विराट भाई भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी इसको हम रिलेट करते हैं हमारे फिजिक्स में। तो मानो दोस्तों, ये जो चेस का गेम है, ये पूरा गेम, ये है हमारा नेचर। और विराट भाई जो थे, ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी जो नेचर को देख रहे हैं, जो नेचर को पढ़ रहे हैं, जो नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। और नेचर में जो चाल चली जा रही थी चेस के गेम में, ये नेचर में होने वाली अलग अलग घटनाएं हैं, जैसे आप और हम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चाल है, इन्हें हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे, यहाँ से जो पैदा चलता था, घोड़ा चलता था, इसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे फेनोमेनॉन्स। क्या कहेंगे दोस्तों? फेनोमेनॉन्स। अब समझ लीजिए, ये मैंने फ्री छोड़ा तो ये नीचे की ओर जाएगा पेन। तो दोस्तों, ये किस वजह से हुआ, उसके पीछे कुछ लॉस छुपे हुए हैं। तो इन लॉस का जो नेचर के अंदर अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो रही है, इन लॉस का जो हम स्टडी करते हैं, इसे हम इजी लैंग्वेज में फिजिक्स ऐसे कहते हैं। देखिए कितना इजी सब्जेक्ट है। और बच्चे सोचते हैं यार फिजिक्स में डेरिवेशंस भी होते हैं, फिजिक्स में अलग अलग लॉज होते हैं, फिजिक्स में प्रॉब्लम्स भी होते हैं, यार कितना हार्ड होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ईजी बना के अभी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर को, जिसका नाम है दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अभी हमने लाइफ में बहुत बार बहुत सारी क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट लिया होगा, नहीं लिया? तो चलो एक बार आपके सामने एक प्रैक्टिकल मेज़रमेंट लेते हैं। अभी प्रैक्टिकली मेज़रमेंट करने के लिए मेरे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है और मुझे ये बोर्ड का मेज़रमेंट लेना है और मुझे इस बोर्ड के लिए स्टैंड बनाना है। तो मुझे जो स्टैंड बनाने वाले भैया है उन्हें बताना है इस बोर्ड की लेंथ कितनी है। अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं मेरे हाथ से लेता हूँ। 1 2 3 4 और 5। मैं उन्हें बता दूंगा ये जो बोर्ड की लेंथ है वो 5 फुट है, 5 हाथ है। तो दोस्तों, अगर वो भैया का हाथ मुझसे अगर छोटा है या मुझसे अगर बड़ा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जो स्टैंड बनेगा वो परफेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाथ का जो
मेरा हाथ है और उनका हाथ है, ये सेम ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी अगर क्वांटिटी मेज़रमेंट करने के लिए लेते हैं तो उसका जो यूनिट हो वो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। मीन्स जैसे हमने बचपन से स्केल यूज़ की है, अगर स्केल पे ये मेज़रमेंट लिया तो ये सेम ही होगा। अगर ये मेज़रमेंट आया 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, तो मैं उन्हें अगर बताऊंगा कि भैया मुझे स्टैंड बनाना है 120 सेंटीमीटर का, तो उनके पास भी एक स्केल होगी, उस पर वो मार्किंग करके जो काट के मुझे स्टैंड बनाएंगे वो भी बनेगा 120 सेंटीमीटर का। तो ये जो मेज़रमेंट लेने का जो स्टैंडर्ड है उसे हम इजी लैंग्वेज में कहते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स की डेफिनेशन बनाइए जल्दी जल्दी, इजीली बन जाएगी। यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? यूनिट्स इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट। जैसे आप दूध लेने गए, दूध वाले भैया के पास एक स्टैंडर्ड जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे वो दूध लेकर आपको देते हैं। 1 लीटर में जो एक भैया के पास 1 लीटर में जितना दूध बैठेगा, दूसरे भैया के पास आप जाओ, उसके पास भी अगर 1 लीटर का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो भी सेम ही होगा, तो आपको दोनों क्वांटिटी सेम ही मिलेगी। तो इस क्वांटिटी जो मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं यूनिट्स। चलो, यूनिट्स के बाद हम अभी जानते हैं मेज़रमेंट यानी क्या। तो हम लाइफ में जो अलग अलग चीज़ें मेज़र करते उन्हें मेज़रमेंट कहते हैं, पर अभी हमें जानना है व्हाट इज़ मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी क्या? तो जो क्वांटिटीज़ का हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम फिजिकल लैंग्वेज में फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे कहते हैं। आया समझ में दोस्तों? तो फॉर एग्जांपल अभी हमने इस बोर्ड का लेंथ मेज़र किया तो इजीली मेज़र हुआ। अगर मेरी हाइट मुझे मेज़र करना है तो मैं क्या करूँगा, एक इंस्ट्रूमेंट के सहाय से ये मेरी हाइट मेज़र कर सकता हूँ। पर अगर मुझे हैप्पीनेस मेज़र करना है, ये मेज़र होगी? नहीं होगा। अगर मैंने कहा यार आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, तो कितना टेस्टी है ये मेज़र होगा? टेस्ट मेज़र होगा? तो नहीं होगा। तो हैप्पीनेस, टेस्ट, ये जो क्वांटिटीज़ है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, बट हम टाइम मेज़र कर सकते हैं और हम मास मेज़र कर सकते हैं, हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं, हम फोर्स मेज़र कर सकते हैं। अलग अलग क्वांटिटीज़ को हमें मेज़र करना है, उनके यूनिट्स निकालना है और उनकी मेज़रिंग की जो सिस्टम्स है उनकी पढ़ाई करना है। तो ये हम सब इस चैप्टर में ईजी वे से करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन आपको है वो दिया गया है कैन यू रिकॉल का। कैन यू रिकॉल में आपको पूछा गया है व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट। हम रिकॉल करते हैं जो आप पिछली कुछ क्लास में सीखे हो, 9th में 10th में, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट्स? तो यूनिट्स तो हमने पहले ही देख लिया, इट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया है कि आपने टाइम के लिए, मास के लिए, लेंथ के लिए और टेम्परेचर के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज़ की। तो आप इजीली बता सकते हैं मैंने लेंथ के लिए हमने सेंटीमीटर यूज़ किया है, मिलीमीटर यूज़ किया है, मीटर यूज़ किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मास के लिए आपने कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ की दोस्तों? किलोग्राम, ग्राम, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमने यूज़ की है, यूनिट्स यूज़ की है, सॉरी। और टाइम के लिए हम इजी कह सकते हैं सेकंड यूज़ किया, मिनट यूज़ किया। टेम्परेचर के लिए दोस्तों, तो टेम्परेचर के लिए हमने डिग्री सेल्सियस यूज़ किया है। हम पूछते रहते हैं आज टेम्परेचर कितना था, न्यूज़ में वगैरह बताते हैं। केल्विन हमने लैब में यूज़ किया है बहुत बार प्रैक्टिकल करने के वक्त, और बहुत बार बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज़ किया है। तो ये बेसिक पार्ट्स हमको पता है। अभी दोस्तों आपको पढ़ना है अलग अलग यूनिट्स का जो मेज़रमेंट करने के लिए कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, जो पिछली क्लास में भी आपको पता ही होगा, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे जो बेसिक क्वांटिटीज़ है उस पे से हमें यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताई गई है। तो पहली जो क्वांटिटी है वो है लेंथ, दूसरी क्वांटिटी है वो है मास और तीसरी क्वांटिटी है वो है टाइम। तो दोस्तों
लेंथ अगर सेंटीमीटर में मेज़र की जा रही है, मास अगर ग्राम में मेज़र किया जा रहा है और टाइम सेकंड में मेज़र किया जा रहा है, तो यहाँ के इनिशियल वर्ड्स देखिए CGS, ये सिस्टम को हम कहेंगे CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद दोस्तों अगर लेंथ मीटर में मेज़र की जा रही है, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में, तो ये सिस्टम को हम कहेंगे दोस्तों MKS। और जो यूरोपियन सिस्टम है, अगर लेंथ हम कभी कभी फीट में मेज़र करते हैं, मास हम पाउंड में मेज़र करते हैं और टाइम अगर सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसे हम कहेंगे इनिशियल वर्ड से FPS, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो दोस्तों अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें ये देखना है, पहले क्या होता था, अगर कोई आदमी यूरोप से इंडिया आया मानिए, तो यूरोप में सिस्टम यूज़ होती है फीट और इंडिया में यूज़ होती थी MKS या CGS सिस्टम। जैसे ही मैंने आपको पहला जो एग्जांपल लेंथ मेज़रमेंट का दिया, तो अगर कोई चीज़ है उसे मैं किलोग्राम में मेज़र कर रहा हूँ और अगर वो यूरोपियन आदमी वो अगर पाउंड में मेज़र करता था, तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होने लगी। फिर एक जो ऑथोराइज सिस्टम होता है वेट एंड मेजरमेंट्स का, इन्होंने 1971 में ऐसे एक मीटिंग लिया और उसमें एक डिसीजन पास किया कि पूरा जो वर्ल्ड है इसके अंदर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए, और उसी सिस्टम को नाम दिया गया दोस्तों SI सिस्टम। अभी SI सिस्टम का जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल। और हम जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं वही यूनिट का सिस्टम जो है वो है SI सिस्टम। SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, वर्क का यूनिट जूल है, ये सब चीज़ें हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। तो चलो आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों को दी गई है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मतलब क्या, आपको मैंने पहले ही बताया, जो क्वांटिटीज़ का हम मेज़रमेंट कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग टाइप, और उन्हें एक साथ समझ भी लेते हैं। तो पहला जो टाइप है दोस्तों वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरा टाइप है दोस्तों वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और तीसरा जो टाइप है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पहले देखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। अगर मानो हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश में जो पूरा लैंग्वेज है ये बना कहाँ से, ये बनेगा 26 अल्फ़ाबेट से। तो 26 अल्फ़ाबेट से कोई भी वर्ड देख लीजिए, ये देखिए Q आ रहा है, U आ रहा है, A आ रहा है, N आ रहा है, T आ रहा है, हर वर्ड जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, वो 26 अल्फ़ाबेट से लिया गया। तो ये 26 अल्फ़ाबेट क्या हुए, ये हुए फंडामेंटल्स। आया समझ में। तो वैसे ही जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज़ है, जिन्हें खुद ही जो बनी हुई है, जिन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना होता, वो क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, तो उन क्वांटिटी को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे देखिए ए, ये वर्ड किसी से बना है क्या, नहीं, तो वो खुद फंडामेंटल है, खुद बेसिक वर्ड है। पर एप्पल, हाँ, ये ए से बना है, पी लगा है ये बनने के लिए, एल लगा है, ई लगा है। तो वैसे ही दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 है। पहली है लेंथ, दूसरी है मास, और तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवीं जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
तो दोस्तों यहाँ जो क्वांटिटीज़ दी गई है इनका हमें एसआई यूनिट्स के बारे में भी जानना है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनके जो यूनिट हो गए उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ का जो यूनिट है वो है दोस्तों मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो है मोल। ये आप बुक में चार्ट दिया गया है तो ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों आगे जो हमें देखना है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, मतलब अलग अलग स्पेलिंग बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए। उसी प्रकार डिराइव क्वांटिटीज़ बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो ऑलरेडी आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, अगर मानो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया क्या होता है दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी लेंथ ये जो है ये लेंथ तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ भी एक प्रकार से डिस्टेंस है। अगर मानो हमें ये बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ ये क्या हुई, ये लेंथ होगा, ये होगा ब्रेड्थ भी तो मीटर में ही मेज़र किया जाएगा। तो दोस्तों लेंथ मतलब क्या है, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ ही है एक प्रकार। तो एरिया का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें डिपेंड कहाँ से होना हुआ, हमें होना पड़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। उसी प्रकार मानो हम फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी। अभी डेंसिटी ये भी आपने 9th में पढ़ रखा होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी देखो मास भी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम कैसे बनेगा, तीनों साइड मेजर कर से बनेगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अभी ये भी हुआ लेंथ वाला पार्ट। तो दोस्तों ये भी डिपेंड हुआ m अपॉन v मीन्स मास और लेंथ के क्यूब में। इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये भी फंडामेंटल यूनिट्स है। देखिए किलोग्राम भी फंडामेंटल यूनिट है और मीटर क्यूब मीन्स मीटर भी ये फंडामेंटल यूनिट है। देखिए समझ में आएगा आपको। तो जो यूनिट्स ये फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे फिर डिराइव यूनिट्स, और जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। आया समझ में। तो दोस्तों डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन बना लेते हैं। द क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ और विच आर फॉर्म बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी तीसरा वाला जो पार्ट है तो वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज ऐसी भी है जो फंडामेंटल भी नहीं है और डिराइव भी नहीं है, तो वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल, जिसे हम एंगल भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और इसे कहेंगे एंगल। और जो सेकंड वाली क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल। अभी दोस्तों ये जानने के लिए हमें रफ करना होगा, तो चलो करते हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके इजीली समझ में आ गया होगा। पहली जो हमारी क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये है प्लेन एंगल। इसके बारे में हम जान लेते हैं प्लेन एंगल माने क्या। तो दोस्तों आपने 9th 10th में बहुत बार एंगल फाइंड किया होगा, जो कि दो लाइंस के बीच में होता है, उसे हम एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल है वो हम इजी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एंगल है दोस्तों ये कैसे होता है, मानो ये कोई सर्कल है, ये उसका ओरिजिन है और ये उसकी रेडियस है, इसे r से डिनोट करते हैं। और अगर हम सर्कल का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं जिसे मैं AB नाम देता हूँ, तो सर्कल के पार्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं आर्क। सही है, इसे क्या कहेंगे आर्क, जो मैं S से डिनोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये आपने पिछले क्लास में सीखा होगा।
एंगल का जो फॉर्मूला है वो है, हम एंगल अगर थीटा से डिनोट कर रहे हैं तो जो आर्क लेंथ होती है उसे हम रेडियस से डिवाइड करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। एंगल का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। वो हम RAD रैड ऐसे, और जो एंगल है उसके सर पर C रख के डिनोट कर सकते हैं। आया समझ में? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि ये जो एंगल था इसका अगर फॉर्मूला हमें बनाना है तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? लेंथ हमने आर्क का जो लेंथ है वो डिनोट किया है S से, और रेडियस जो डिनोट किया है वो है R से। तो एक छोटा सा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो गया थीटा। पर दोस्तों अगर आपको समझना है कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा, जो ऑलरेडी आपको पता है थीटा के अंदर कितना होता है 360 डिग्री, पर रेडियन में कितना होगा, चलो ये फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों मानो हमें पूरे सर्कल का एंगल निकालना है जो ऐसे आएगा, सही है? तो ये पूरे सर्कल का एंगल निकालने के लिए जो आर्क आएगा ये भी पूरे सर्कल वाला ये पार्ट आएगा। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अभी आप सभी को सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पता होगा। सर्कमफरेंस क्या होता है दोस्तों? ये होता है 2πr। चलो आर्क लेंथ का जो आर्क लेंथ हो गई हमारी 2πr। अभी जो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू डालते हैं, थीटा इक्वल्स टू S/r। S क्या है? 2πr। नीचे आया r कैंसिल होगा, आया क्या? 2π। यहाँ से एक चीज़ समझ में लेना है दोस्तों, जो 360 डिग्री है वो मीन्स क्या है? 2πr, 2π सॉरी। आया समझ में? तो ये हम एक साइड लिख के समझ लेते हैं। (360 डिग्री इक्वल्स टू 2π, और फिर 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? वो होगा पाई। मतलब पाई का जो वैल्यू है डिग्री के अंदर वो है 180 डिग्री। जैसे मीटर और सेंटीमीटर ये अलग अलग सिस्टम के अलग अलग यूनिट है, उसी प्रकार रेडियन ये SI सिस्टम का यूनिट है और डिग्री सेल्सियस कोई और सिस्टम का यूनिट है। ये हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी हम अलग अलग यूनिट्स में भी मेज़र करते हैं। अलग अलग यूनिट्स यानी सिर्फ हम उनका कन्वर्जन कर सकते हैं, वो एक ही क्वांटिटी के यूनिट्स होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। तो दोस्तों प्लेन एंगल में 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, ये समझने के बाद हमें अगर कहा गया कि 5 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मैनी रेडियंस, ये अगर हमें देखना है तो दोस्तों हमारे पास ये फॉर्मूला पड़ा होगा। अभी हमें पूछा गया तो हम ऐसे 1 डिग्री निकाल लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? पाई अपॉन 180। ये फॉर्मूला डिग्री फाइंड करने के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ 5 डिग्री पूछा गया है तो हम इजीली लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 इंटू 5। ये हम रेडियन में लिख सकते हैं, इधर भी रेडियन में लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगर देखिए फॉर्मूला पार्ट करने के लिए, फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए हमें जाना नहीं है। हमें क्या करना है दोस्तों? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर फिर आप रेडियन से पाई में रेडियन से डिग्री में पूछो या डिग्री से रेडियन में पूछो, हम फॉर्मूला बना लेंगे दिमाग से। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन आता है पाई से रेडियन से थीटा में कीजिए या थीटा वाला रेडियन में कीजिए। यहाँ हमने थीटा से रेडियन में कर लिया। अभी अगर रेडियन से थीटा में करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हमें पूछा गया 1 रेडियन मीन्स हाउ मच थीटा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ये वाला जो पार्ट है पाई वाला, इसको 180 डिग्री के नीचे लाएंगे। देखिए 180 डिग्री इक्वल्स टू अपॉन पाई। आया समझ में दोस्तों? ये होगा हमारा 1 रेडियन। वैसे ही हमें पूछा गया 10 रेडियन माने कितना, तो हम लिखेंगे 180 अपॉन पाई इंटू 10। ये से हमें अलग अलग कन्वर्जन करना होगे। समझ में आया दोस्तों? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, वो आपको घर पे
सॉल्व करना है। जैसे मुझे आप बताना 15 डिग्री मीन्स हाउ मच रेडियन, उसके बाद बताना 90 डिग्री मीन्स हाउ मच रेडियन, और हम लिख सकते हैं पाई 2 पाई रेडियंस मीन्स हाउ मच डिग्री। और तीसरा जो है वो मैं पूछूंगा आपको 5 पाई रेडियन, 5 बाय 2 रेडियंस मीन्स हाउ मच डिग्रीज। आया समझ में दोस्तों? तो ये आपको सॉल्व करना है। मेरे वीडियोस के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और ज़्यादा पढ़ने के लिए, कांटेक्ट में रहने के लिए ये सब चीज़ें आपको यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों ये पार्ट आपके समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। अभी आपको पढ़ने के लिए एक नया टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है दोस्तों 1 डिग्री मीन्स, इसका भी कुछ नीचे होता है क्या? तो होता है दोस्तों, 1 डिग्री बोले तो 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स बोले तो 60 सेकंड्स होते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो 1 डिग्री माने कितने सेकंड्स होते हैं? तो ये आएगा 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, कितना क्या दोस्तों? 3600 सेकंड्स। 1 डिग्री को आप अपना एक आवर मान सकते हैं, जो हम हमारे वॉच में देखते हैं। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, और 1 आवर के अगर सेकंड्स निकालना है तो हम इजीली समझ सकते हैं 1 आवर मतलब 3600 सेकंड्स। तो वैसे ही हमें ये ध्यान में रखना है, और आपको मुझे बताना है कि 1 मिनट माने कितने रेडियंस, और 1 सेकंड माने कितने रेडियन। ये आपको मुझे कमेंट करके आंसर देना है, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो आपके लिए इस वीडियोस को बना रहा हूँ, इन वीडियोस को मैं बना रहा हूँ, तो आप ये पढ़ने के लिए उत्सुक हो, पढ़ने के लिए सही में आप में जो जोश भरा हुआ है। तो ये बातें मुझे आपकी कमेंट से समझ आएगी दोस्तों। तो दोस्तों प्लेन एंगल वाला पार्ट फिनिश करने के बाद हम शुरुआत करेंगे हमारे नए टॉपिक को, मीन्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है दोस्तों सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल तो हमने बहुत बार पढ़ रखा था। सॉलिड एंगल जो है दोस्तों वो ओहम से डिनोट किया जाता है। ओहम हम रेजिस्टेंस में भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ ध्यान में रखना सॉलिड एंगल ये ओहम से डिनोट किया जाता है। सॉलिड एंगल को हम 3D एंगल ऐसे भी कह सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो 3D एंगल भी मैं ड्रॉ करके तो आपको बताऊंगा, बट जो प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं, मींस पेपर पे जो ड्रॉ करते हैं, वो एंगल होता है वो 2 डायमेंशनल एंगल होता है, जो XY प्लेन के अंदर बैठ जाता है। पर ये जो एंगल होता है इसे हम कहेंगे 3D एंगल। अभी 2D 3D इसमें कन्फ्यूजन हो गए होगे आप, तो मैं आपको एक ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए वाटरमेलन होता है, सबने खाया होगा। वाटरमेलन के शॉप पर आप गए दोस्तों, और वाटरमेलन वाले को आपने पूछा कि ये वाटरमेलन लाल ही है क्या? तो वो पूरा वाटरमेलन काट के तो आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं लिया या वो लाल नहीं निकला तो आप उसका जो बेचारे का वाटरमेलन रहेगा वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, उसका जो वाटरमेलन है उसका एक पार्ट ऐसा गोल काट के बाहर निकालेगा। तो वो पार्ट कैसे दिखेगा दोस्तों? देखो ऐसे दिखेगा। ये तो एक्सपीरियंस बहुत लोगों को आया होगा। तो दोस्तों यहाँ जो एंगल बनेगा ये सभी डायरेक्शन से बनेगा, इसी एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल या 3D एंगल। तो इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा फाइंड करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? जो ये एरिया है, सरफेस एरिया, जो ग्रीन कलर वाला पार्ट तरबूजे के ऊपर आपको दिखेगा, तो वो एरिया को हम यहाँ मानते हैं ये एक छोटा सा एरिया है। जो पूरा जो स्फीयर है उसका एक छोटा सा एरिया है, तरबूजे का छोटा सा एरिया हम ले रहे हैं, इसलिए उसे DA मानते हैं। और यहाँ रेडियस का हमें स्क्वायर लेना होता है।
तो ये फार्मूला हमारे ध्यान में रखना चाहिए। सॉलिड एंगल जो होता है उसका जो यूनिट है वो हम स्टेरेडियन से मेजर करते हैं, इसे हम SR से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। और आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे प्लेन एंगल में फाइंड आउट किया कि पूरे सर्कल का जो एंगल है वो कितना है, वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन है। उसी प्रकार सॉलिड एंगल जो है तो ये पूरे स्फीयर का कितना होता है, ये अगर हमें फाइंड करना है तो हमें दिमाग लड़ाना होगा। हमें ऑलरेडी जो मालूम है सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हमने 10th में पढ़ा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये कितना होता है दोस्तों, तो आप कहोगे ये 4 पाई r² होता है सर। देखिए आ गया समझ में। तो हम ये फॉर्मूले में ये वैल्यू डालते हैं, ओहम इक्वल्स टू dA कितना हुआ हमारा पूरे स्फीयर के लिए। यहाँ हमने थोड़ा सा जो पार्ट था ये कंसीडर किया था, अभी हम पूरा स्फीयर मतलब तरबूजे का पूरा ड्रेन पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कितना हुआ 4 पाई r², और हमारा जो ओरिजिनल नीचे वाला पार्ट है वो वैसे ही आएगा क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगा। तो रेडियस अगर ये रेडियस का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस होता है, कट होता है, तो ओहम कितना बचा दोस्तों 4 पाई स्टेरेडियन। यहाँ हमें यूनिट पर ध्यान देना है। आया समझ में दोस्तों, इजीली आप समझ सकते हो। ये क्वेश्चन आया तो आप ध्यान में रख सकते हो, नहीं आया तो बस एक तरबूजा ध्यान में लेना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एरिया की जगह 4 पाई r² पुट करना, r² से डिवाइड करना, बचेगा क्या 4 पाई स्टेरेडियन, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, लॉकडाउन पर घर पे रहो और अच्छे से पढ़ो दोस्तों। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.